हेलो दोस्तों, मैं दीपाली राजपूत आज आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, कहीं कहीं पे उद्देशिका लिखा मिलता है, कहीं प्रस्तावना, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। उद्देशिका ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही उद्देशिका है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उद्देशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयोग ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसके उठाए हैं। तो उद्देशिका से आयोग में और कहाँ कहाँ से और किस किस आयोग ने क्वेश्चन उठाए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यूपी पीएससी आरओ प्री 2021 में भी प्रस्तावना के यह क्वेश्चन उठाया गया था। इसके अलावा सेंट्रल में भी एसएससी सीजीएल में, ठीक है, 2022 में जो कंडक्ट हुआ था उसमें भी प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन उठाया गया था। और 2021 के लोअर मेंस की बात हो रही है, तो यूपी ट्रिपल एससी भी। तो इससे आप समझ में आ चुका होगा कि प्रस्तावना हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको लगभग सभी पेपर में मिलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक, चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो प्रस्तावना क्या है? ठीक है, तो प्रस्तावना यानी कि संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना किसको कहते हैं? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम किस देश में सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? तो अमेरिका में सबसे पहले, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, निकल कर आता है कि जो संविधान है, ठीक है, इसमें उद्देशिका का जो विचार है, यानी कि जो प्रस्तावना का विचार है, वो कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नेहरू जी द्वारा। ठीक है, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे कब लाया गया था? इसे 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और ये संविधान में कब स्वीकार किया गया? ये संविधान में 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, स्वीकार किया गया था। अच्छा, संविधान विशेषज्ञ हैं एक, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया? परिचय पत्र कहा गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से इससे वाद जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ, लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है प्रस्तावना जो है ये लागू हो गई थी। ठीक है, संविधान लागू हो गया था। और इसके अलावा कौन कौन से वाद इससे जुड़े हुए हैं, चलिए इसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेरुवाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में आया था। तो ये बात था क्या? इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान में निहित प्रयोजनों को दर्शाता है। प्रयोजनों से हमारा मतलब क्या है? तो प्रयोजन से हमारा मतलब है कि कौन सा काम कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा। ठीक है, कितना धन और अन्य संसाधन लगेंगे, इससे हमारा मतलब है। तो प्रयोजन का मतलब यही होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए क्या है? एक कुंजी है, यानी कि एक की है। और इसी विशेषता को स्वीकार करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। इसने कहा कि संविधान भाग नहीं है। लेकिन उसी के बाद ही केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया, ठीक है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने जो बेरुवाड़ी संघ मामला था, ठीक है, इसकी इस बात को अस्वीकार कर दिया, मतलब इसे नकार दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो संविधान है, ठीक है, जो ये प्रस्तावना है, ये संविधान का जो भाग है। और ये भी महसूस किया कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये संविधान का अति महत्वपूर्ण क्या है? हिस्सा है। ठीक है, और संविधान की जो प्रस्तावना में जो महान विचार हैं, इनको ध्यान में रखकर भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा कब कहा गया? ऐसा केशवानंद भारती मामले में कहा गया। इसी के बाद आया LIC ऑफ इंडिया मामला, यानी कि जो 1995 में आया था। ठीक है, और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुनः ये व्यवस्था दी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? आंतरिक हिस्सा है। अच्छा, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, ये कब आया? ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये जो वाद है ये कब आया था। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वाद था क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो जो ये SR बॉम्बे थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये आया था, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। ठीक है, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल
आर्टिकल 356, ठीक है, 356 और इससे जुड़े जो भी प्रावधान थे उस पर जो है विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है। और इसमें जो एक फैसला निकल कर आया था वो ये था कि जो 356 से जो मतलब 356 का जो दुरुपयोग है, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको रोक दिया जाए, मतलब इस फैसले के द्वारा इसको रोक दिया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि इस केंद्र और राज्य जो संबंध थे, ठीक है, इस पे जो है बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। अब हम बात करते हैं संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है, 1956 द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनको क्या गया? सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में जो लिखित शब्द हैं कहां से शुरू है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। और प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, इन शब्दों, ठीक है, ये जो है संविधान के अधीन ये समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु भी बना, यानी कि भारत के लोग जो हैं ये समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु भी बना। आगे हम बात करेंगे उद्देशिका के महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या कहा गया? उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा किसने? तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये BAR अम्बेडकर जी ने कहा था। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा? तो ये के.एम. मुंशी जी द्वारा इसको राजनीतिक जनपत्री भी कहा गया। अब हम बात करेंगे इसके विषय वस्तु के बारे में। तो इसके विषय वस्तु क्या है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूल तत्व के बारे में। तो इसके कितने मूल तत्व हैं? इसके मूल तत्व 4 हैं, जिसमें से पहला है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हम छोटा छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन शब्दों पर। तो संप्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब क्या हुआ? प्रभुत्व संपन्न है भारत, इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रभुत्व, संप्रभु का मतलब हो जाता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ठीक है, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, और ना ही कोई अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब कि कोई किसी भी देश का इस पर मतलब हक नहीं है, और ये किसी भी देश के अंतर्गत गुलाम नहीं है, ठीक है। यहां से संप्रभुत्व का मतलब ये निकल कर आता है। बात करेंगे समाजवादी से। तो समाजवादी जो शब्द है ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। और जो समाजवादी जो शब्द है ये पहले से ही जो हमारे DPSP है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसमें जो है समाजवादी के जो लक्षण हैं पहले से ही मौजूद थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले से ही मौजूद थे उनको क्या किया गया? उसे स्पष्ट रूप से इस तरह से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसी भी जो भी धर्म है, ठीक है, और उस धर्म से जुड़े जो भी पंथ हैं, ठीक है, जो भी पंथ हैं यानी कि जो भी जातियां हैं, ठीक है, उन सबको एक समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। मतलब किसी को भी धर्म या उनकी जाति के आधार पर उनमें असमानता नहीं स्वीकार की जा सकती। इसके बाद बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का तंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये जैसा कि पहली लाइन में लिखा है कि हम भारत के लोग, ठीक है, जो इसमें लोग हैं ये लोगों का तंत्र है, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो संविधान है ये चलता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो किसके हाथ में है? सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में है, ठीक है। लोकतंत्र है जैसा कि अभी बताया मैंने कि ये 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किस तरह? प्रत्यक्ष मतलब अपनी लोग जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो है प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष मतलब लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो सर्वोच्च शक्ति
ठीक है, मतलब जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको सर्वोच्च शक्ति इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। किसके द्वारा चुने गए? जनता के द्वारा चुने गए। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बात करेंगे कितने प्रकार के न्याय है उद्देशिका की विषय वस्तु में। तो 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो सामाजिकता के बारे में जानते हैं। सामाजिक रूप से किस तरह का न्याय है? सामाजिक रूप से अर्थ हो गया कि जो हर व्यक्ति है, ठीक है, हर व्यक्ति के साथ क्या होगा? जाति, चाहे वो जाति, रंग या धर्म या लिंग, ठीक है, या फिर लिंग, इसके आधार पर क्या होगा? भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय का अर्थ क्या निकलता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर, मतलब कि जैसे कि किसी के पास अधिक धन है, ठीक है, किसी के पास अधिक धन है, और या फिर आय या फिर संपत्ति की बात की जाए, ठीक है, इसमें असमानता को दूर करना तो शामिल है और इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब राजनीतिक की बात करें तो हर व्यक्ति को एक राजनीतिक जो है अधिकार जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है, कि वो चाहे तो वो राजनीतिक दफ्तरों में जाकर, ठीक है, प्रवेश की बात हो या फिर अपनी बात को सरकार द्वारा जो पहुंचाना हो, ठीक है, सरकार द्वारा पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का जो अधिकार है वो जनता को प्राप्त हो। इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है उद्देशिका के अंतर्गत? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो कौन कौन सी है? विचारों से संबंधित, ठीक है, विचारों से संबंधित स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार है, विश्वास रखने का अधिकार है, ठीक है, और किसी भी भगवान में या अल्लाह में विश्वास, उपासना, उनकी उपासना करने का भी अधिकार है। हालांकि स्वतंत्रता का जो मतलब है ये नहीं है कि हर व्यक्ति को लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो संविधान में लिखी सीमाएं हैं, ठीक है, जो भी संविधान के भीतर सीमा होगी, ठीक है, संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, इनका क्या किया जा सकता है? इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो प्रस्तावना में जो प्रदत्त स्वतंत्रता है, ठीक है, वो मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार के शर्तों के रहित नहीं है। प्रस्तावना में बात करें स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, और समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो यहाँ ये आदर्श जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आदर्श लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है, इन्हें लिया गया है, जो कि कब हुई थी? 1700 यानी 1789, 1789 से 1799 के बीच में। अब हम बात करेंगे क्षमता के बारे में। तो समता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि समता का अर्थ क्या है। तो समता का अर्थ हो जाएगा समाज के किसी भी वर्ग के मतलब किसी भी जो कोई भी वर्ग हो, ठीक है, उसके विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर पाने समान अवसर जो है प्रदान करने का उपवन जो है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान में किया गया है। समता कितने प्रकार की होती है? समता 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। कौन कौन सी समता जो है हमें संविधान के अंतर्गत प्राप्त है? जैसे कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध यानी कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत धर्म और जाति के समता, ठीक है। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 17 में दिया गया छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत यानी कि आर्टिकल 18, ये किसके अंतर्गत आता है? ये समता के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्व, ठीक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन करने के लिए क्या है कि पर्याप्त साधन, ठीक है, पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन अधिकार को सुरक्षित करना भी समता के अंतर्गत आता है, जहां पे ये
दो तरह के निकल के आते हैं प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। जो पुरुष हो महिला हो इनको समान अवसर दिया जाएगा और इनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा, यह है समता के अंतर्गत। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय, समाजवादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघीय, यानी कि सेंट्रल, ठीक है, सॉरी फेडरल। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो घोषित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है? ऑप्शन ए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्राप्त हैं, कौन कौन से? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी आरओ प्री 2021 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? स्वतंत्रता, सहिष्णु, संप्रभु या धर्मनिरपेक्ष। ये क्वेश्चन पूछा था एमटीएस, एसएससी के एमटीएस में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहिष्णु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहिष्णु जो है ये प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, ठीक है। और प्रस्तावना के 6 उद्देश्य हैं, कौन कौन से? एकता, न्याय, शांति, रक्षा, कल्याण और स्वतंत्रता। आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद ही स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को लिया गया था फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है, ठीक है। और प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और क्या करना? राजनीतिक न्याय देना, ठीक है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता है, ठीक है, अवसर की समानता है तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। मिलान करना है तो संप्रभु, तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हो जाएगा? लोगों के बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो ए का बी, फर्स्ट का बी हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरह से प्रजातांत्रिक का अर्थ क्या हो जाएगा कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। और भाईचारा मतलब सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना आवश्यक है। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन कब ये पूछा कहाँ गया था? एक गणना पर्यवेक्षक, ठीक है, 2016 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। किस तरह की समानता का वचन देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हैसियत और अवसर की। हैसियत मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मतलब हो गया प्रतिष्ठा से, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई है, ठीक है। और ये समानता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 14 से 18 में यह उल्लेखित है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में किसको माना गया है? प्रस्तावना को माना गया है। और संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। और ये किसने कहा था? ये BR अम्बेडकर, ठीक है।
B.R. अम्बेडकर। तो ये थी उद्देशिका से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया गया था, और प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी यहाँ पे आपके कंप्लीट कराए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आगे मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ।